गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट। हम फर्स्ट लेसन में पढ़ रहे थे रसायन विज्ञान की मूलभूत अवधारणाएं। रासायनिक विज्ञान की मूलभूत अवधारणाओं में हमने परमाणु अणु आयन के बारे में पढ़ा था, पदार्थ के बारे में पढ़ा था, तत्व यौगिक मिश्रण हमने पढ़े थे उसमें, है ना। और तत्व यौगिक मिश्रण किस तरह से व्यवस्थित होते हैं, उनके बारे में, उनमें अवयवीकरण कैसे होते हैं, उनके एग्जाम्पल कैसे होते हैं, वो सारी चीज़ें हमने उसमें देखी थी। हम इस बात को जानते हैं कि कोई भी पदार्थ छोटे छोटे कणों से मिलकर के बना होगा। उन छोटे कणों के अंदर परमाणु अणु या आयन होंगे। जो परमाणु अणु आयन होंगे तो अणु और आयन भी जो है अप्रत्यक्ष रूप से परमाणुओं से ही मिलकर के बने होते हैं। इन चीज़ों को हम जानते हैं। परमाणु के अंदर 3 मूल कण होते हैं। 3 मूल कण कौन कौन से होते हैं वो आप जानते हैं। इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। इनके बारे में हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। इलेक्ट्रॉन को हम स्मॉल ई के ऊपर नेगेटिव चार्ज लगा के दर्शाते हैं। प्रोटॉन को पी से या 1H H+ से भी दर्शा सकते हैं, है ना। न्यूट्रॉन को हम स्मॉल n से दर्शाते हैं। इलेक्ट्रॉन जो होता है इस पे इकाई ऋणावेश होता है। प्रोटॉन पर इकाई धनावेश होता है। और न्यूट्रॉन पर कोई आवेश नहीं होता, निरावेशित होता है। किसी भी उदासीन परमाणु में इलेक्ट्रॉनों की संख्या प्रोटॉनों की संख्या के बराबर होती है। और जब इलेक्ट्रॉनों की संख्या प्रोटॉनों की संख्या के बराबर होगी तो कुल ऋणावेश कुल धनावेश के क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। जब ये बराबर हो जाएंगे तो एक दूसरे को कैंसिल करेंगे, तो उस स्थिति में परमाणु कैसा हो जाएगा, उदासीन हो जाएगा। तो हम जानते हैं कि किसी भी उदासीन परमाणु में इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉनों की संख्या आपस में बराबर होती है। अब यहाँ पर हमने कुछ परिभाषाएं दे रखी है, जैसे परमाणु क्रमांक या परमाणु संख्या। परमाणु क्रमांक, परमाणु संख्या, एटॉमिक नंबर जो है वो क्या है, किसी भी परमाणु में उपस्थित प्रोटॉनों की संख्या। और यदि परमाणु उदासीन ही है, अभी उसने किसी प्रकार के इलेक्ट्रॉनों का त्याग या ग्रहण नहीं किया है, तो उस स्थिति में आप इलेक्ट्रॉनों की संख्या को भी कह सकते हो कि ये परमाणु क्रमांक है। लेकिन सामान्य रूप से हम क्या करते हैं कि परमाणु क्रमांक को जब हम बताते हैं तो प्रोटॉनों की संख्या की बात करते हैं। तो परमाणु क्रमांक क्या चीज़ है, प्रोटॉनों की संख्या। किसी भी परमाणु में जितने प्रोटॉनों की संख्या होगी वही उसका परमाणु क्रमांक होगा। जैसे मैंने कहा सोडियम, सोडियम एक तत्व है। सोडियम का प्रतीक Na होता है, आप जानते हैं। तो परमाणु क्रमांक को हमेशा नीचे की ओर यहाँ लिखा जाएगा, ठीक है। तो इसका परमाणु क्रमांक होता है 11। अब इसका परमाणु क्रमांक 11 होने का मतलब यह है सोडियम में प्रोटॉनों की संख्या 11 होगी। और अभी ये उदासीन है, इसलिए जितने प्रोटॉन होंगे उतने ही उसमें क्या होंगे, इलेक्ट्रॉन्स होंगे। तो इलेक्ट्रॉनों की संख्या भी कितनी होगी, 11 होगी। तो ये हमारे पास परमाणु क्रमांक है। एक चीज़ हम ये भी जानते हैं कि जैसे सामान्य रूप से हम परमाणु की बात करें तो परमाणु में जो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन्स होते हैं ये नाभिक में होते हैं, केंद्र में होते हैं। और इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर चक्कर लगाते रहते हैं। ये आप छोटी कक्षाओं के अंदर पढ़ करके आ चुके हैं। तो इस स्थिति में यहाँ पर द्रव्यमान संख्या जो होगी उसकी बात करें हम, तो द्रव्यमान संख्या यहाँ पर नाभिक जो होगा, नाभिक में उपस्थित प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉनों की संख्या होगी। प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉनों की संख्या होगी। और इस द्रव्यमान संख्या को हम यहाँ पर लिखते हैं। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को सम्मिलित रूप से न्यूक्लियॉन भी कहा जाता है।
हम इनको न्यूक्लियन इसलिए कहते हैं क्योंकि ये न्यूक्लियस यानी नाभिक में उपस्थित होते हैं। तो नाभिक में उपस्थित होने वाले कण जो हैं वो कौन है? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, इसलिए हम इनको क्या कहते हैं? न्यूक्लियन कहते हैं। तो इसको हम कहाँ पर नोट करेंगे? इस जगह पर। जैसे हमने लिखा इसके लिए 23, इसका मतलब सोडियम में प्रोटॉनों की संख्या 11 होती है और प्रोटॉन और न्यूट्रॉनों की संख्या का योग 23 होता है। अब यदि कोई हमसे कहे यहाँ पर कि सोडियम में न्यूट्रॉनों की संख्या कितनी है, तो हम क्या करेंगे? न्यूट्रॉनों की संख्या निकालने के लिए जो हमारे पास द्रव्यमान संख्या है 23, इसमें से प्रोटॉनों की संख्या 11 को क्या कर देंगे? माइनस कर देंगे। तो हमारे पास क्या आ जाएगा? 12, यानी कि इसके अंदर न्यूट्रॉनों की संख्या जो होगी वो कितनी होगी? 12 होगी। ठीक है, तो इस तरह से परमाणु क्रमांक प्रोटॉनों की संख्या है और द्रव्यमान संख्या जो है वो प्रोटॉन और न्यूट्रॉनों की संख्या या न्यूक्लियन। यदि आपसे कोई पूछे कि इसमें न्यूक्लियनों की संख्या कितनी है, तो आप कितनी बताएंगे? 23 बताएंगे इसके अंदर, है ना। यहाँ पर जैसे अब हमारे पास अलग अलग परमाणु हो सकते हैं, उनके अंदर भी कई बार ये संख्याओं में अंतर आ जाता है। जैसे हम बात करें कार्बन 6, 12, कार्बन 6, 13, कार्बन 6, 14। ठीक है, तो अब इन सब के अंदर देखो परमाणु क्रमांक क्या आ रहा है? समान। तो प्रोटॉनों की संख्या कितनी होगी? 6, 6, 6। इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होगी? उदासीन है तो जितने प्रोटॉन होंगे उतने ही इलेक्ट्रॉन होंगे। लेकिन न्यूट्रॉनों की संख्या यहाँ देखेंगे तो न्यूट्रॉनों की संख्या कैसे निकालेंगे? 12 में से 6 को माइनस करेंगे, कितना आएगा? 6। 13 में से 6 को माइनस करेंगे, कितना आएगा? 7। 14 में 6 को माइनस करेंगे तो कितना आएगा यहाँ पर? 8। तो यह न्यूट्रॉनों की संख्या इनमें क्या है? अलग अलग। तो ऐसे परमाणु या एक ही तत्व के ऐसे परमाणु जिनका परमाणु क्रमांक तो क्या हो? समान, लेकिन द्रव्यमान संख्या क्या हो? अलग अलग हो, तो उनको हम क्या कहते हैं? समस्थानिक कहते हैं, आइसोटॉप्स। समस्थानिक, समस्थानिक क्या होंगे? जिनमें परमाणु क्रमांक तो क्या हो? समान, लेकिन द्रव्यमान संख्या क्या हो? अलग अलग। तो ऐसे जो परमाणु होंगे ये आपस में क्या कहलाएंगे? समस्थानिक कहलाएंगे। इंग्लिश में इनको हम कहेंगे आइसोटॉप्स कहेंगे, है ना। तो जैसे कार्बन के आइसोटॉप्स है, बोलने में कैसे बोलेंगे? कार्बन 6, 12, कार्बन 6, 13, कार्बन 6, 14, ऐसे हम इनको प्रोनाउन करेंगे, बोलेंगे, है ना। आप एक और डेफिनेशन इसकी दे सकते हो। आप कह सकते हो कि एक ही तत्व के ऐसे परमाणु जिनमें प्रोटॉनों की संख्या तो समान हो लेकिन न्यूट्रॉनों की संख्या भिन्न भिन्न हो, ऐसा भी कह सकते हो। द्रव्यमान संख्या भिन्न भिन्न हो ये कहना जरूरी नहीं है। आप कह सकते हो न्यूट्रॉनों की संख्या भिन्न भिन्न हो और प्रोटॉनों की संख्या समान हो, तो उस स्थिति में भी आप कह सकते हैं कि ये यहाँ पर समस्थानिक है, आइसोटॉप्स है। इसी तरीके से हम कुछ अन्य तत्वों के भी आइसोटॉप्स को देख सकते हैं। जैसे हम हाइड्रोजन के देखते हैं, प्रोटियम, ड्यूटेरियम और ट्राइटियम। ठीक है, प्रोटॉनों की संख्या देखें 1, 1, 1, इलेक्ट्रॉनों की संख्या देखें 1, 1, 1, न्यूट्रॉन की संख्या देखें 0, 1, 2। यहाँ पर ये प्रोटियम एक अकेला ऐसा परमाणु होता है, हाइड्रोजन का समस्थानिक है प्रोटियम, ड्यूटेरियम, ट्राइटियम, 1H1, 1H2, 1H3। ये अकेला ऐसा परमाणु है जिसमें न्यूट्रॉन नहीं होता। यदि आपसे कभी कोई क्वेश्चन आ जाए कि भाई ऐसा कौन सा परमाणु है जिसमें न्यूट्रॉन नहीं होता, जबकि हमने न्यूट्रॉन को मूल कण में गिना है। मूल कण का मतलब अवश्य रूप से उपस्थित होगा। प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन सभी परमाणुओं में आवश्यक रूप से उपस्थित होंगे, लेकिन केवल ये एक ऐसा परमाणु है जिसके अंदर न्यूट्रॉन नहीं पाया जाता। जैसे आपसे कोई कहे कि ऐसा कौन सा परमाणु है या ऐसा कौन सा समस्थानिक है जिसमें न्यूट्रॉन उपस्थित नहीं होता, तो आप किसके बारे में बताएंगे? प्रोटियम के बारे में बताएंगे, 1H1 के बारे में बताएंगे। ठीक है ना। अब यहाँ पर हम आगे देखिए, अब हम यहाँ पर समभारिक और समन्यूट्रॉनिक की बात करेंगे, है ना। तो समभारिक में क्या होगा? परमाणु क्रमांक भिन्न भिन्न होगा लेकिन द्रव्यमान संख्या क्या होगी? समान होगा। ठीक है,
यानी कि अलग अलग तत्वों के ऐसे परमाणु होंगे जिनका परमाणु क्रमांक तो भिन्न भिन्न होगा, क्योंकि परमाणु क्रमांक जब भिन्न हो गया तो तत्व अलग हो गया निश्चित रूप से, है ना। तो अलग अलग तत्वों के ऐसे परमाणु जिनका परमाणु क्रमांक तो क्या हो, भिन्न भिन्न हो, लेकिन द्रव्यमान संख्या क्या हो, समान हो। जैसे हमने यहाँ पर लिया है, देखो कार्बन 614 और नाइट्रोजन 714। अब इनके अंदर हम देखें तो प्रोटॉनों की संख्या इसके अंदर 6 होगी, इसमें 7 होगी। इलेक्ट्रॉन्स की संख्या इसके अंदर 6 होगी, इसमें 7 होगी। लेकिन न्यूट्रॉन्स की संख्या इसके अंदर हम देखेंगे तो उस कंडीशन में यहाँ पर जो है 8 होगी और इसके अंदर जो है 7 होगी, ये होगा। तो यहाँ पर ये सारी चीज़ भिन्न है लेकिन ये समान है। द्रव्यमान संख्या दोनों की क्या है, समान है, इसलिए हम इनको क्या बोलेंगे, समभारिक बोलेंगे। ठीक है। दूसरी चीज़ आती है हमारे पास समन्यूट्रॉनिक। समन्यूट्रॉनिक में क्या होंगे, अलग अलग तत्वों के परमाणु होंगे जिनमें न्यूट्रॉन्स की संख्या क्या होगी, समान होगी। जैसे देखिए कार्बन 613 और नाइट्रोजन 714, इनके अंदर जैसे प्रोटॉन्स की संख्या देखें तो इसमें 6 होगा, इसमें 7 होगा। अब जैसे न्यूट्रॉन्स की संख्या को इसके अंदर देखा जाए तो इसमें न्यूट्रॉन 7 होगा और इसमें भी न्यूट्रॉन 7 होगा। तो न्यूट्रॉन्स की संख्या सेम है, तो न्यूट्रॉन्स की संख्या सेम होने की वजह से यहाँ पर हम इसको क्या कहेंगे, समन्यूट्रॉनिक कहेंगे। देखिए अब हम बात करते हैं पदार्थ की अवस्थाओं की। पदार्थ के बारे में आपने पढ़ा कि पदार्थ क्या होता है, मैंने आपको पहले भी बताया था कि पदार्थ जो सब कुछ हमारे चारों ओर हमको दिखाई दे रहा है, अनुभव हो रहा है, और जिसके अंदर दो मुख्य चीज़ हैं कि उसका एक निश्चित द्रव्यमान और निश्चित आयतन है। तो उस स्थिति में निश्चित भी हो सकता है या निश्चित भी हो सकता है, वो एक अलग बात है, लेकिन कुछ ना कुछ उसका आयतन और द्रव्यमान होना चाहिए। तो उस स्थिति में उसे हम क्या कहेंगे, पदार्थ कहेंगे। यहाँ पदार्थ की भौतिक अवस्थाओं की जब बात की जाती है तो पदार्थ 3 प्रकार की भौतिक अवस्थाओं में हमको देखने को मिलता है, ठोस अवस्था, द्रव अवस्था, गैसीय अवस्था। आपने छोटी कक्षाओं में भी इन अवस्थाओं के बारे में पढ़ा होगा। यहाँ पर हम इसको एक बार दोबारा से यहाँ रिवाइज करते हैं, देखते हैं। ठोस अवस्था में क्या होता है कि जो अवयवी कण है, अब अवयवी कण क्या है, अवयवी कण वे कण हैं जिनसे वो पदार्थ बना होगा, क्योंकि कोई भी पदार्थ जो होता है वो छोटे छोटे कणों से मिलकर के बना होता है। ये जो छोटे छोटे कण हैं ये परमाणु, अणु या आयन हो सकते हैं, इस बात को आप जानते हैं, पहले मैं आपको पढ़ा चुका हूँ, है ना। तो ठोस अवस्था में क्या होता है कि अवयवी कण जो होते हैं वो प्रबल आकर्षण बल से आकर्षित रहते हैं। कणों के मध्य आकर्षण ज़्यादा होता है, और जब कणों के मध्य आकर्षण ज़्यादा होगा तो कण क्या होंगे, बहुत पास पास होंगे, और जब कण पास पास होंगे तो इनके मध्य रिक्त स्थान क्या रहेगा, न्यूनतम रहेगा। तो कण पास पास होते हैं, आकर्षण प्रबल होता है, रिक्त स्थान न्यूनतम होता है, और आकर्षण प्रबल होने के कारण ये कण जो होते हैं वो स्थिर अवस्था में बने रहते हैं। इनके अंदर किसी प्रकार का मूवमेंट नहीं होता, किसी प्रकार की गतिशीलता नहीं होती। ज़्यादा ही है तो कुछ जैसे धातु वगैरह हैं तो उनके अंदर जब हम कोई प्रहार करते हैं तो उस स्थिति में ये अपने स्थान पर कंपन कर सकते हैं, बस इससे ज़्यादा इनके अंदर कोई गतिशीलता हमको देखने को नहीं मिलती है। तो यहाँ पर चूँकि कण प्रबल आकर्षण बल के द्वारा बंधे हुए हैं, इसलिए यहाँ पर क्या हो रहा है कि इनके अंदर किसी प्रकार की गतिशीलता नहीं है, और जब किसी प्रकार की गतिशीलता नहीं है तो उस स्थिति में इनका क्या होगा, यहाँ पर आयतन व आकृति निश्चित होगी, निश्चित बनी रहेगी, कोई परिवर्तन। जैसे अभी मैं आपको बताऊंगी, ये हमारे पास डस्टर है तो इसकी भौतिक अवस्था हम बात करें कौन सी है कि ये ठोस है। क्यों है, क्योंकि यहाँ पर ये यदि आज रखा हुआ है तब भी इसकी आकृति और इसका आयतन ऐसा ही रहेगा, कल रखा रहेगा तब भी ऐसा ही रहेगा, इसमें कोई विकृति नहीं आएगी यदि हमने कोई चेंज नहीं किया है। तो जिसका निश्चित आयतन और आकृति बनी रहे तो वो कौन होगा, ठोस होगा। दूसरी चीज़ बात करते हैं हम द्रव अवस्था। द्रव अवस्था के अंदर क्या होता है, आकर्षण ठोसों की तुलना में थोड़ा क्या होता है, कम, है ना। जब ठोसों की तुलना में थोड़ा कम आकर्षण है तो कण थोड़े दूर दूर होते हैं, और जब कण थोड़े दूर दूर होंगे तो इनके अंदर एक सीमित गतिशीलता होती है, सीमित गतिशीलता। और इस सीमित गतिशीलता होने के कारण इनकी आकृति तो हो जाती है अनिश्चित, लेकिन इनका आयतन जो होता है वो कैसा होता है, निश्चित होता है, आयतन निश्चित होता है। जैसे पानी है, पानी हमारे पास क्या है, द्रव है सामान्य ताप पर। यदि हम यहाँ पर जो पानी है
उसको यदि हम थाली में रखेंगे तो वो थाली जैसी आकृति प्राप्त करेगा, गिलास में रखेंगे तो गिलास में जैसी आकृति प्राप्त करेगा, लोटे में रखेंगे तो लोटे जैसी आकृति प्राप्त करेगा। यानी जैसे पात्र में रखेंगे हम वैसी ही आकृति को प्राप्त कर लेगा, लेकिन उसका आयतन क्या बना रहेगा, निश्चित बना रहेगा। तो इनका आयतन तो निश्चित रहता है, लेकिन आकृति जो होती है वो क्या होती रहती है, यहाँ पर पात्र के अनुसार परिवर्तित होती रहती है। दूसरी चीज़ क्या है कि यहाँ रिक्त स्थान बिल्कुल बहुत कम था और दबने की कोई संभावना नहीं थी। यहाँ थोड़ा कणों के अंदर रिक्त स्थान है, इसलिए इनके अंदर थोड़ा सा दबने की सामर्थ्य होती है, जिसे हम कहते हैं संपीड्यता। तो ठोसों की तुलना में जो द्रव होते हैं इनके अंदर थोड़ी संपीड्यता का मान क्या रहता है, अधिक रहता है। आकर्षण बल, कणों के मध्य लगने वाला जो आकर्षण है वो कम होता है। कणों के मध्य की दूरी ठोसों की तुलना में अधिक होती है। कणों की थोड़ी गतिशीलता होती है, सीमित गतिशीलता, और सीमित गतिशीलता होने के कारण ही ये जो होते हैं ये अपना आयतन तो निश्चित रखते हैं, लेकिन आकृति क्या रहती है इनकी, अनिश्चित रहती है। तीसरी अवस्था की हम बात करते हैं, गैस अवस्था। गैस अवस्था के अंदर क्या होता है कि इन कणों के मध्य जो आकर्षण होता है वो लगभग नगण्य होता है। आकर्षण कैसा होता है, नगण्य, नेग्लिजिबल। और आकर्षण नगण्य होने के कारण इनका किसी प्रकार का कोई बंधन नहीं होता। ये कण जो होते हैं वो स्वतंत्र रहते हैं, कोई भी कण कहीं भी कैसे भी गतिशील हो सकता है। और जब कोई भी कण कैसे भी कहीं भी गतिशील हो सकता है तो उस स्थिति में यहाँ पर ना तो इनका आयतन निश्चित होता है और ना ही आकृति, यानी कि आयतन और आकृति दोनों ही क्या होती है, इनकी अनिश्चित होती है। दूसरी बात, इनके मध्य चूंकि आकर्षण तो कोई है नहीं, तो कण स्वतंत्रता पूर्वक गति कर सकते हैं, तो कितना भी ये आयतन को घेर सकते हैं। और इनके कणों के मध्य रिक्त स्थान अधिक होने के कारण इनको किसी फोर्स के द्वारा, बल के द्वारा इनको दबाया जा सकता है, तो इनकी दबने की सामर्थ्य जो होती है वो अधिक होती है। यदि संपीड्यता की हम बात करें तो संपीड्यता गैसों में सबसे अधिक होती है, द्रवों में थोड़ी होती है और ठोसों में बिल्कुल नहीं होती है, नेग्लिजिबल होती है, नगण्य होती है। ठीक है। आकर्षण की हम बात करें तो ठोसों के अंदर कणों के मध्य आकर्षण अधिकतम होता है, यहाँ ठोसों से कम होता है, और यहाँ नेग्लिजिबल होता है, नगण्य होता है। रिक्त स्थान की बात करें, यहाँ न्यूनतम रिक्त स्थान होता है, यहाँ सीमित रिक्त स्थान होता है, और यहाँ पर जो है वो कोई निश्चित नहीं है कितना रिक्त स्थान रहेगा। तो इस तरह हमारे पास ये पदार्थ की 3 अवस्थाएं होती हैं। लेकिन पदार्थ की जो अवस्था है, जैसे हमारे पास H2O की हम बात करें तो H2O हमको बर्फ के रूप में भी मिलता है, वाष्प के रूप में भी मिलता है, जल के रूप में भी मिलता है। तो हमसे कोई कहे कि H2O की भौतिक अवस्था क्या है, तो उस स्थिति में हम क्या करते हैं, भौतिक अवस्था को निर्धारित करने के लिए 298 केल्विन ताप और 1 वायुमंडलीय दाब, 1 एटमॉस्फेयर दाब, इस पर देखते हैं। इन कंडीशंस पर जैसी भौतिक अवस्था होती है उसी के अनुसार उस पदार्थ को कहा जाता है। ऐसे पदार्थ जो इन स्थितियों पर ठोस अवस्था को प्राप्त करते हैं वो ठोस पदार्थ कहलाते हैं। ठीक है। ऐसे पदार्थ जो इन परिस्थितियों पर द्रव अवस्था को प्राप्त करते हैं वो द्रव पदार्थ कहलाते हैं, और ऐसे पदार्थ जो इन परिस्थितियों पर गैसीय अवस्था को प्राप्त करते हैं वो गैसीय पदार्थ कहलाते हैं। देखिए, अब हम बात करते हैं रसायन विज्ञान की शाखाओं की, है ना। रसायन विज्ञान की बहुत सारी शाखाएं हैं, इनमें से कुछ मुख्य शाखाएं यहाँ पर देखिए। जैसे देखिए अकार्बनिक रसायन। अकार्बनिक रसायन क्या है, रसायन विज्ञान की वह शाखा जिसमें अकार्बनिक पदार्थों का अध्ययन किया जाता है, इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स की स्टडी की जाती है। अकार्बनिक पदार्थ क्या होते हैं, ऐसे पदार्थ जिनमें कार्बन अनुपस्थित होता है, कार्बन नहीं पाया जाता है, ऐसे पदार्थों को हम अकार्बनिक पदार्थ कहते हैं। और अकार्बनिक पदार्थों का अध्ययन रसायन विज्ञान की जिस शाखा में किया जाता है उसे अकार्बनिक रसायन कहते हैं। दूसरा आता है हमारे पास कार्बनिक रसायन, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर हम क्या करते हैं, ऐसे रासायनिक पदार्थों का अध्ययन करते हैं जिनमें कार्बन उपस्थित होता है। तो जिनमें कार्बन उपस्थित होता है ऐसे पदार्थों का जब हम अध्ययन करेंगे, साथ में ये सहसंयोजक प्रकृति के होते हैं, इसमें कार्बन में श्रृंखलन का गुण होता है और आदि आदि कई सारे गुण इनके अंदर कार्बनिक रसायन में पाया जाता है। तो कार्बनिक रसायन में हम कार्बनिक पदार्थों का अध्ययन करते हैं, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की स्टडी करते हैं, इसलिए हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री इसको कहते हैं। भौतिक रसायन के अंदर हम क्या करते हैं, रासायनिक अभिक्रियाओं की गति की, बल गति की, काइनेटिक्स कि किस तरह से कोई रासायनिक अभिक्रिया संपन्न हो रही है, उसमें एनर्जी चेंज कैसे हो रहा है, उसकी थर्मोडायनामिक्स कैसी है, उसकी ऊष्मा गति की कैसी है, इन चीज़ों का अध्ययन हम किस में करते हैं, भौतिक रसायन के अंतर्गत करते हैं।
फिर आती है हमारे पास जैव रसायन, बायोकेमिस्ट्री जिसे हम बोलते हैं। ये फिजिकल केमिस्ट्री थी, ये बायोकेमिस्ट्री है। बायोकेमिस्ट्री के अंदर क्या होता है कि जैसे प्लांट और एनिमल सभी लिविंग थिंग्स है, ठीक है। और जब सभी लिविंग थिंग्स हैं तो इनके मध्य, इनकी बॉडी के अंदर, इनके शरीर के अंदर रासायनिक क्रियाएं चलती रहती हैं। तो सजीवों के शरीर में होने वाली जो रासायनिक अभिक्रियाएं हैं उनको जैविक क्रियाएं या जैविक रासायनिक अभिक्रियाएं कहा जाता है, बायोकेमिकल रिएक्शंस कहा जाता है। और बायोकेमिकल रिएक्शंस की स्टडी हम रसायन विज्ञान की जिस शाखा में करते हैं वो है बायोकेमिस्ट्री, जैव रसायन। फिर आती है हमारे पास कृषि रसायन। कृषि रसायन के अंदर हम क्या करते हैं कि हमारे पास जो हम एग्रीकल्चर है, खेती करते हैं, उस खेती में काम आने वाले रसायन जो होते हैं उनको हम इसके अंदर देखते हैं। इसके अंदर हम जैसे पेस्टिसाइड बनाए जा रहे हैं जो कि किसी प्रकार के फसल को नष्ट करने वाले कीड़ों को मारने के काम आते हैं। ऐसे रसायन पेस्टिसाइड जिन्हें हम कहते हैं, कीटाणुनाशक भी कहते हैं हम उनको, ठीक है। और इसके अलावा उर्वरक, फर्टिलाइज़र जो कि पौधों के पोषण के लिए आवश्यक होता है उनको हम इसमें बनाते हैं। इसके अलावा जैसे कोई भी खेती है तो उस खेती के लिए हमको कैसी मिट्टी की आवश्यकता होगी, यहाँ पर इस मिट्टी के अंदर कोई विशेष खेती को किया जा सकता है या नहीं किया जा सकता है, उस मिट्टी के अंदर किसी प्रकार के कोई लवण की कमी तो नहीं है। इन सारी चीज़ों की हम जो जांच करते हैं वो इसके अंतर्गत करते हैं कृषि रसायन में। खेती के लिए जो जल है वो उपयुक्त है या नहीं है, इन सारी चीज़ों को हम इसके अंतर्गत देखते हैं, ठीक है। फिर आता है हमारे पास औद्योगिक रसायन। औद्योगिक रसायन में औद्योगिक रूप से जिन चीज़ों का निर्माण होता है उनको इसके अंतर्गत रखा जाता है। जैसे सीमेंट उद्योग है तो उसमें सीमेंट का बनाना किस तरह से बनाया जाएगा, केमिकल प्रोसेस कैसी होगी, तो वो इसमें आएगा। चीनी, शर्करा का निर्माण कैसे होगा औद्योगिक रूप से, कपड़े का निर्माण कैसा होगा औद्योगिक रूप से, वाइन्स और बियर्स का निर्माण कैसे होगा, ठीक है। तो ऐसे जो भी हमारे पास जैसे सिंथेटिक है, पॉलीमर्स हैं, उनका निर्माण कैसे होगा, जैसे आप पॉलीथीन, प्लास्टिक वगैरह, तो ये सब औद्योगिक रसायन के अंदर आने वाले विषय हैं। फिर आती है हमारे पास औषधि रसायन। जितने भी हम औषधियों का सेवन करते हैं, जब भी हम बीमार पड़ते हैं तो डॉक्टर को दिखाते हैं, डॉक्टर एनालाइज करता है उसको क्या डिजीज़ है, क्या रोग है, और उसके निदान के लिए फिर जो है हमको औषधियाँ खानी होती हैं। तो जितनी भी औषधियाँ होती हैं वो कोई ना कोई रासायनिक पदार्थ होते हैं। तो उन रासायनिक पदार्थों को, उन औषधियों को पर्टिकुलरली स्टडी करना कि कोई रसायन किस रोग के अंदर दिया जा सकता है, कितनी मात्रा दी जा सकती है, किस तरह से वो लाभ पहुंचाएगा, उसके साइड इफ़ेक्ट्स क्या हैं, इन सारी चीज़ों की जो स्टडी की जाती है वो औषधि रसायन में की जाती है। फार्मास्यूटिकल या मेडिसिनल केमिस्ट्री भी इसको कहा जाता है, इसको इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री कहा जाता है, इसको एग्रीकल्चर केमिस्ट्री कहा जाता है। अब इन सबके बाद में एक आती है हमारे पास हरित रसायन, ग्रीन केमिस्ट्री। ग्रीन केमिस्ट्री क्या है कि रसायन हमारे जीवन में बहुत महत्वपूर्ण स्थान रखती है। हम दिन में जितने भी कार्य करते हैं हमारे आसपास, वो बिना रसायन विज्ञान के पॉसिबल नहीं है। बिना रसायन विज्ञान के कोई भी चीज़ हम चल नहीं सकते, ना ईंधन का उपयोग कर सकते हैं, ना हम वस्त्र पहन सकते हैं, ना कुछ बहुत सारे पोषक पदार्थ हैं तो उनको ना ग्रहण कर सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें हमको रसायन विज्ञान की मदद से ही संभव है। लेकिन कई बार क्या है कि रासायनिक विज्ञान का जब हम अत्यधिक उपयोग करते हैं तो उस स्थिति में पॉल्यूशन क्रिएट होता है, प्रदूषण होता है, वायु प्रदूषण, जल प्रदूषण, हाँ। तो इस तरह के जो मृदा प्रदूषण, इस प्रकार के जो प्रदूषण होते हैं, जैसे आपने पॉलीथीन को देखा होगा, हम घरों में सामान लेके आते हैं मार्केट से, पॉलीथीन आती है, यूज़ करते हैं, हम फेंक देते हैं। फेंकने के बाद में वो एनवायरनमेंट में चली गई। अब एनवायरनमेंट के अंदर वो गलेगी, सड़ेगी तो है नहीं, धीरे धीरे वो कचरे के रूप में पड़ी रहेगी और यहाँ पर प्रदूषण को उत्पन्न करेगी। प्रदूषण क्या चीज़ है आप जानते हो, किसी भी एक आइडियल कंडीशन में कोई भी एनवायरनमेंट है, जल है, वायु है, उनके संगठन में किसी प्रकार का परिवर्तन हो जाए, उनका जो आइडियल संगठन है वो नहीं रहे, तो उस स्थिति में हम कहेंगे कि इसके संगठन में चेंज हो गया है, यानी कि कोई ना कोई यहाँ पॉल्यूशन क्रिएट हो गया है। तो यहाँ पर जैसे पॉलीथीन आई तो उसने पॉल्यूशन क्रिएट कर दिया। इसी प्रकार हमने यदि पॉलीथीन को जला भी दिया तो उस स्थिति में वो एयर पॉल्यूशन क्रिएट कर देगा। तो इस तरह से जैसे अभी यहाँ औद्योगिक इकाई है, इनके अंदर कोई बाई प्रोडक्ट्स निकलेंगे, साइड के प्रोडक्ट्स निकलेंगे, तो वो भी कहीं छोड़ दिए जाएंगे तो मृदा प्रदूषण का कारण बनेंगे या जल प्रदूषण का कारण बनेंगे। तो उस स्थिति में हमारी प्रकृति के अंदर, हमारे एनवायरनमेंट में जिसके अंदर हम रह रहे हैं, प्रदूषण की एक गंभीर समस्या उत्पन्न हो रही है। और उत्पन्न क्यों हो रही है? क्योंकि हम केमिकल्स का अत्यधिक उपयोग कर रहे हैं। आज हम तेल, साबुन वगैरह, डिटर्जेंट्स इनको बहुत ज़्यादा लगा रहे हैं, ईंधन का अत्यधिक दहन कर रहे हैं, तो एयर पॉल्यूशन क्रिएट हो रहा है। हम जो डिटर्जेंट्स वगैरह या केमिकल्स, ऑयल्स और इनका यूज़ कर रहे हैं, ये सब मृदा के अंदर, पानी के अंदर भी जा रहे हैं।
तो ये सब वहाँ पर पॉल्यूशन क्रिएट कर रहे हैं। तो जब पॉल्यूशन क्रिएट हो रहा है किसकी वजह से, रसायन की वजह से, तो मानव के लिए समस्या उत्पन्न हो रही है। मानव के साथ साथ इस एनवायरनमेंट में रहने वाले, प्रकृति में रहने वाले अन्य जीव जंतुओं के लिए भी समस्या उत्पन्न हो रही है। तो उस स्थिति में यहाँ पर वैज्ञानिकों ने विचार किया कि रसायन विज्ञान की सहायता से ही प्रदूषण को रोका जाए। तो हरित रसायन जो ग्रीन केमिस्ट्री है वो रसायन विज्ञान की वह शाखा है जिसमें रसायन के द्वारा होने वाले जो प्रदूषण है, चाहे वो चाहे वो वायु प्रदूषण है, चाहे वो जल प्रदूषण है, चाहे वो मृदा प्रदूषण है, तो किसी भी प्रकार का प्रदूषण उत्पन्न हो रहा है, कोई भी पॉल्यूशन उत्पन्न हो रहा है, तो उस पॉल्यूशन को रोकने का काम ये हरित रसायन करती है। आप कहोगे साहब ये पॉल्यूशन कैसे रोकेगी? तो इसके अंदर सबसे पहली चीज़ तो ये देखी जाती है कि जो ऐसे प्रोडक्ट्स बनाए जाएँ, जैसे पॉलीमर हम बना रहे हैं, पॉलीथीन बना रहे हैं, तो इस तरह के पॉलीथीन, ऐसे तरह के पॉलीमर्स बनाए जाए एनवायरनमेंट में आकर के एक समय के बाद में अपने आप गल जाए, अपने आप डिके हो जाए, अपने आप क्षय हो जाए। एक तो ये चीज़। दूसरी चीज़ की जैसे ये औद्योगिक इकाइयां हैं, यूनिट्स है, इंडस्ट्रियल यूनिट्स, इनसे कोई बाई प्रोडक्ट्स निकल रहा है, कोई पॉल्यूटेंट निकल रहा है, तो उस पॉल्यूटेंट को निकलने से पहले ही उसको उपचारित किया जाए और उपचारित करने के साथ साथ उसको कम हानिकारक पदार्थ में बदल दिया जाए या बिल्कुल ही उसको डिकम्पोज कर दिया जाए, तो उस स्थिति में पॉल्यूशन को रोका जा सकता है। तो ये सब हमारे रसायन विज्ञान की शाखाएं हैं। इनके अलावा भी और शाखाएं हैं, लेकिन मेन इंपॉर्टेंस यही है, इनसे हमारा काम यहाँ पर हो जाता है। इससे आगे हम फिर आगे के लेसन में पढ़ेंगे।